हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 7th के सोशल साइंस की सिविक्स बुक के चैप्टर 8 बाजार में कमीज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके जो कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। या फिर आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी करते हैं, अपने क्लास टेस्ट की तैयारी करते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स की और एक्सेट्रा आपके जोन से भी एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आपके क्लास टेस्ट होते हैं, तो आपको तब एक क्विक रिवीजन करने के लिए और उस चैप्टर की एक अच्छी सी रिवीजन करने के लिए, गो थ्रू होने के लिए, उस चैप्टर के प्रति अपने माइंड को ब्रश अप करने के लिए ये सब क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड इससे पहले के भी चैप्टर 1 to 7 है जितने भी, उन सब की वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, क्लास 7 सोशल साइंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिविक्स प्लेलिस्ट। सो आप जाकर चैनल पे वो भी चेक कर सकते हैं और उनके भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये जो आपकी इतिहास की बुक है, भूगोल की बुक है और आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप वर्क है उसकी भी चैनल पर बहुत ही जल्दी वीडियोस आएंगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 बाजार में एक कमीज। सो ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे एमसीक्यू में भी पूछे जाएँ सो आप इन क्वेश्चंस और इन आंसर्स की हेल्प से उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कमीज की कहानी कहाँ से शुरू होती है? सो आपका जो चैप्टर है बाजार में एक कमीज, आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, सो उसी के बेस पे है कि एक कमीज की कहानी कहाँ से शुरू होती है। एक कमीज की कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है। सो जो आपकी एक कमीज थी उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? कपास यानी कि कॉटन के उत्पादन से। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। आपको 4-5 फैब्रिक के नेम दे देंगे कि कपास, रेशम, जूट। तो इस तरीके से आपको फिर टिक करना होगा कि जो ये कमीज की कहानी है वो कपास के उत्पादन से शुरू होती है। जो कपास है आपका इस क्वेश्चन के आंसर में ये आपका एक कीवर्ड रहने वाला है। सो आप इस पर अपना फोकस करें। नेक्स्ट है, स्वप्ना कौन थी? स्वप्ना एक छोटी कपास उत्पादक किसान थी। जो कहानी में स्वप्ना थी वो कौन थी? तो वो कपास की एक उत्पादक किसान थी, छोटी कपास उत्पादक किसान थी स्वप्ना। नेक्स्ट है, स्वप्ना ने अपनी रुई किसे बेची? स्वप्ना ने अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेची। फोर्थ क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था क्या है? व्यापारी और बुनकरों के बीच वह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल लेता है। यानी व्यापारी और जो बुनकर होते हैं, ठीक है, बुनकर यानी जो चीज़ें बुनते हैं उनके बीच की जो व्यवस्था होती है वह दादन व्यवस्था होती है, जिसमें जो व्यापारी होते हैं वो बुनकर से कच्चा माल लेकर कच्चा माल देते हैं उनको और उनसे तैयार माल लेते हैं, क्योंकि जो बुनकर हैं वो उस चीज़ को बुनकर उसको तैयार माल के रूप में उनको देते हैं। ठीक है, सो ये आपकी होती है दादन व्यवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एमसीक्यू में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दादन व्यवस्था क्या है। सो उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा कि व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी संस्था क्या है? एक सहकारी संस्था वह है जिसमें समान हित के लोग इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सहकारी संस्था वह होती है जिसमें एक समान हित के लोग, यानी सभी एक समान हित के जिनका मोटिव सेम होता है, वो एक ग्रुप में इकट्ठा होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं, जिसमें सबका प्रॉफिट हो। ठीक है, सहकारी यानी सब मिलकर काम करते हैं अपने लाभ के लिए, जिसमें यानी कि सबका ही लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में गरीबों के शोषण की समस्या के समाधान के क्या रास्ते हैं? इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि बाजार में जो गरीब होते हैं उनका जो शोषण होता है तो उसकी समस्या के आप क्या समाधान के क्या रास्ते हैं वो बताने आपको। सो उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाई, यानी कि जो बाजार में गरीब लोग सामान खरीदने जाते हैं या जो बेचते हैं व्यापारियों को बड़े बड़े, सो उनको शोषण किया जाता है। सो उस समस्या के समाधान के लिए आपको कुछ हल बताने हैं, कुछ रास्ते बताने हैं कि क्या किया जाए कि उनके साथ शोषण ना हो। सो उत्पादक मिलकर सहकारी संस्था बनाई, यानी कि जो उत्पादक होते हैं बड़े बड़े वो मिलकर, चाहे छोटे भी हैं, वो मिलकर एक सहकारी संस्था बनाई जिसमें सभी लोग
आपस में एक दूसरे के लाभ का ध्यान रखें। ठीक है, कानून का दृढ़ता से पालन हो, और इन सभी बातों का भी ध्यान रखें कि जो कानून के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है उनका भी ढंग से पालन हो। कि यदि किसान को उसकी जो फसल है उसके उत्पादन का अगर सरकार ने फॉर एग्जांपल 10%, 12% जितना परसेंट तय करा है वो कम से कम उस गरीब किसान को मिलेगी। अन्यथा क्या होते हैं, जो साहूकार होते हैं या बड़े बड़े जो किसान होते हैं या जो भी होते हैं, वो उनसे कम दाम में उनकी चीज़ें खरीद कर आगे ज़्यादा मात्रा में बेच के उन चीज़ों को ब्लैक करके खुद तो लाभ कमा लेते हैं, लेकिन एक जो गरीब किसान होता है जो इतनी मेहनत करता है अपने खेत में दिन रात, उसको कुछ भी नहीं मिलता। सो इसीलिए कानून का दृढ़ता से पालन हो और जो उत्पादक है वो मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं ताकि सभी के लाभ का ध्यान रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, जिनिंग मिल क्या है। ठीक है, जिनिंग मिल वह फैक्ट्री है जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं तथा रुई को दबाकर गट्ठर बनाए जाते हैं। सो जिनिंग मिल वह फैक्ट्री है जहाँ पर जो रुई होती है, रुई के जो गोले होते हैं उसमें से बीज अलग किए जाते हैं। जो रुई का बीज है वो अलग किया जाता है और जो रुई है उसको प्रेशर से दबाकर उसके गट्ठर बनाए जाते हैं ताकि जो रुई है वो फर्दर यूज़ के लिए आगे जा सके और उसका इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिनिंग मिल क्या है। सो आप फिर MCQ में से भी आप जो जिस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के मतलब ऑप्शंस दिए होंगे तो आप पिक कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, निर्यातक से क्या आश्रय है। निर्यातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों में माल बेचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार से क्या लाभ है। बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने, उन चीज़ों को बेचने का अवसर देता है जो वह उगाते वह बनाते हैं। सो बाजार का लाभ है कि वे लोगों को काम करने का, उनको चीज़ें बनाने का, बेचने का और उगाने व बताने का अवसर देता है। सो ये बाजार के कुछ लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को किन बातों के लिए धनी व शक्तिशाली लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो गरीब किसान होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको किन बातों के लिए, जो धनी लोग होते हैं, जो धनी किसान वगैरह साहूकार होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, किन बातों के कारण उनको इन लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। गरीब लोगों को ऋण के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए तथा नौकरी प्राप्त करने के लिए धनी व शक्तिशाली लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनको ऋण लेने के लिए यानी कि लोन लेना पड़ता है, तो उनको धनी और शक्तिशाली लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और जो उनका सामान है वो बाज़ारों तक पहुँचाने या बेचने के लिए, और कोई भी छोटी मोटी नौकरी प्राप्त करने के लिए धनी और शक्तिशाली जो लोग होते हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है। सो इन सभी जो ये कारण हैं, इन सभी के पीछे का एक जो मेजर कारण है अगर वो देखा जाए तो क्या है कि ये लोग अशिक्षित हैं। इनके पास इनके जो कागज़ होते हैं, जो कागजात होते हैं वो पूरे नहीं होते। ठीक है, इनके पास पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। सो इन्हीं सभी कारणों की वजह से यह जो लोग हैं ये बड़े धनी शक्तिशाली लोगों के चंगुल में फंसे रहते हैं और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें अपनी मेहनत का फल भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जो ये धनी और शक्तिशाली लोग होते हैं ये दिमाग के काफ़ी चतुर होते हैं और थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं। सो इन्हीं कारणों की वजह से ये जो है इनका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, सो अब हमारे थोड़े वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। कपास के छोटे किसानों को प्राय पैसा उधार क्यों लेना पड़ता है। यानी जो कपास यानी कि रुई के जो छोटे किसान होते हैं, रुई निर्यातक के जो छोटे किसान होते हैं उनको पैसा उधार लेना क्यों पड़ता है। सो कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत होती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। यानी कि जो हमारी कपास की खेती होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें निवेश करना पड़ता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि उर्वरक लेना, कीटनाशक और आदि बहुत सारे सामान होते हैं जो लेने की ज़रूरत होती है कपास की खेती में। सो इन सभी इन पर किसानों को जो है काफ़ी व्यय यानी काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। प्राय जो छोटे किसान होते हैं वो इन सभी खर्चों का जो है भार नहीं उठा सकते, इसलिए इन सभी खर्चों की पूर्ति यानी अपनी जो कपास की खेती है उसको करने के लिए, इन सभी खर्चों की पूर्ति करने के लिए उन्हें जो बड़े किसान होते हैं या फिर बैंक वगैरह से जो है लोन लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीची कहानी की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। यानी जो आपने कमीज की कहानी पढ़ी थी पूरी, उसको आपको अब अपने आंसर में स्पष्ट करना है कि आपने उस कहानी से क्या समझा। ठीक है, तो देखते हैं अपनी कमीज की कहानी की प्रक्रिया। फर्स्ट,
आप ये भी लिख सकते हैं कमीज की कहानी की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में नीचे स्पष्ट की गई है। ठीक है, सो फर्स्ट, किसान कपास मंडी में व्यापारी को रुई बेचते हैं। जो किसान होते हैं, कपास की जो मंडी होती है यानी कि जो रुई की मंडी होती है, वहाँ कपास की मंडी यानी रुई की मंडी में व्यापारियों को रुई बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं, यानी जहाँ से रुई के बीज अलग कर उस रुई को दबाकर उनके गट्ठर बनाकर उनको फिर आगे भेजा जाता है। तो व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। ठीक है, जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती हैं, दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। ठीक है, सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं तथा कपास से धागा बनाती हैं तथा व्यापारियों को धागा बेचती हैं। यानी सूत काटने की जो बड़ी बड़ी मिलों में मशीनें लगी होती हैं, वहाँ से कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं वो, तथा कपास से धागा बनाती हैं। रुई से मतलब थ्रेड बनता है, और फिर व्यापारियों को धागा बेच देती है। ठीक है, सूत के व्यापारी बुनकर को सूत देते हैं, बुनकर कपड़ा तैयार कर लाते हैं। जो बुनकर है वो कपड़ा तैयार कर लाते हैं। गारमेंट निर्यातक कमीज बनाने के लिए व्यापारी से कपड़ा खरीदती हैं। ठीक है, वस्त्र निर्यातक विदेशी व्यवसाय को कमीजें बेचते हैं। ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीद लेते हैं। सो ये हमारी कमीज की कहानी की प्रक्रिया देखी आपने कि जो किसान है सबसे पहले वो कपास मंडी में व्यापारी को रुई बेच देता है। किसान ने रुई की खेती करी, फिर वो कपास मंडी में गया, यानी जहाँ पर रुई की जो मंडी है वहाँ पर जाकर वह अपनी रुई बेच देता है। चलिए जी, किसान का काम तो हो गया ख़त्म। अब आते हैं जो व्यापारी क्या हैं, जिनिंग मिलों में रुई को बेच देते हैं। जिनिंग मिलें क्या होती हैं, जहाँ पर कपास में से बीज को हटाकर उसको दबाकर कपास के गट्ठर बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सूत काटने की मिलें होती हैं वह कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं तथा कपास से धागा बनाती हैं, और व्यापारी जो है वो धागा बेच देते हैं। उसके बाद सूत के व्यापारी जो बुनकर को सूत देते हैं। जो सूत के व्यापारी होते हैं वो जो बुनकर यानी जो सूत है उससे कपड़ा बनाएंगे, यानी बुनकर को सूत दे देते हैं। बुनकर कपड़ा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो गारमेंट निर्यातक हैं वो कमीजें बनाने के लिए व्यापारी को कपड़ा दे देता है, और वस्त्र निर्यातक जो है उसे विदेशी व्यापारी को कमीजों को बेच देते हैं, और ग्राहक सुपर मार्केटों से इन कमीजों को खरीद लेता है। सो आप ये पूरा स्टेप्स है कि आप जो कपड़ा पहनते हैं उसके पीछे का क्या प्रोसेस है कि किसान सबसे पहले कपास मंडी में जाकर रुई बेचता है, फिर उस रुई को जिनिंग मिलों में भेजा जाता है। जिनिंग मिलों में भेजने के बाद कपास से बीज हटाकर उससे कपास के गट्ठर बनते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी मिलों में जाते हैं जहाँ से आपका कपास का धागा बनता है। फिर व्यापारी उसको बुनकर को दे देते हैं, जो बुनकर धागे से कपड़ा बनाते हैं। उसके बाद वो आवश्यकता अनुसार, चाहे उसको गारमेंट बनना है, कमीज बननी है या जो भी बनना है, व्यापारी उनको दे देते हैं। फिर उनसे कपड़ा खरीद कर सुपरमार्केटों में बेच देते हैं, जहाँ से ग्राहक कमीजें खरीदते हैं। सो ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि आप जो कपड़ा पहनते हैं वो किस तरीके से बनता है। एक रुई से धागा बना, धागे से बुनकर कपड़ा बना, और फिर कपड़े से उसने वो रूप लिए जो उसको लोग देना चाहते थे। ठीक है, तो बेसिकली इस कमीज की कहानी में आपको ये बताने का मोटिव था कि जो आप कपड़ा पहनते हैं आखिर वो बनता कैसे है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दादन व्यवस्था से बुनकरों को प्राप्त होने वाले लाभ लिखिए। जो दादन व्यवस्था थी उससे जो बुनकरों को लाभ होते थे वो बताने। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये बहुत। सो दादन व्यवस्था से बुनकरों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, बुनकरों को सूत खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, दादन व्यवस्था में तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था हो जाती है, यानी कि जो दादन व्यवस्था है उसमें जो कपड़ा जो बेचने की जो व्यवस्था है वो रेडी हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। बुनकरों को प्रारंभ से ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। यानी जो बुनकर हैं उनको प्रारंभ से ही पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। उनको एक कह सकते हैं कि अप्रॉक्स उनको आइडिया हो जाता है। ठीक है, सो यही दादन व्यवस्था के कुछ लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरोड के कपड़ा बाजार पर एक टिप्पणी लिखिए। इरोड का कपड़ा बाजार तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल भंडारों में से एक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपसे एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि इरोड का जो कपड़ा बाजार है वो कहाँ पे लगता है। तो तमिलनाडु में सप्ताह में
2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल भंडारों में से एक है। नेक्स्ट, इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के कपड़ा व्यापारी इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। इन्होर का जो कपड़ा बाजार है वो तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला एक विशाल बाजार है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइप्स का। और आसपास के गांव में आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा जो बनाया जाता है कपड़ा, वो भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। और बाजार के कपड़ा व्यापारी इस कपड़े को खरीदते हैं। और दक्षिण भारत के शहरों में जो अन्य व्यापारी हैं वह सब भी इन बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। तो ये था इन्होर का कपड़ा बाजार, जो कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगता है। और ये उस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ हमने की, ठीक है। सो इसी के साथ इस चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प की होगी। एंड इससे पहले कि अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इससे पहले कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to 7, उन सब की वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। और इसी के साथ आपकी सिविक्स बुक के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पे अपलोड है। आपकी ये बुक कंप्लीट हो चुकी है। और जो आपकी बाकी की बुक है, जैसे आपकी इतिहास की, भूगोल की, उन सब के भी अब चैनल पे 1 by 1 करके वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। सो आप देखते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you so much for watching this video. Till then, take care and bye bye. And please do not forget to like, share, subscribe my YouTube channel. Okay, bye bye for now.